वेलकम टू IAS। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 19 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल के बारे में है। हाल ही में गोरखा राइफल्स को, जो कि इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, गोल्ड मेडल दिया गया है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में, जो यूके के वेल्स में कंडक्ट करवाई गई थी। एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल को यूके की आर्मी ऑर्गेनाइज करती है। इसमें इंडिया के साथ साथ कई अन्य देशों के स्पेशल फोर्सेस भी हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट किया जाता है ह्यूमन इंड्योरेंस का। जब आर्मी टफ सिचुएशन में होती है तो वो धैर्य से काम ले पाती है अथवा नहीं। टीम स्पिरिट का, क्या आप एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बढ़िया परफॉर्मिंग आर्मी विंग्स होती हैं उन्हें अवार्ड भी किया जाता है। दैट्स वाई इसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक्स भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया भर की मिलिट्रीज हिस्सा लेती हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान जो टीम्स होती हैं उनका असेसमेंट किया जाता है कि उन्होंने हार्श टेरेन में कैसे परफॉर्म किया, वो कोल्ड वेदर कंडीशन में बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ पाए अथवा नहीं। उन्हें रियल वर्ल्ड सिचुएशन के सामने जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए एक्सपोज किया जाता है। टफ सिचुएशन सामने रखी जाती हैं और देखा जाता है कि आर्मीज उसे कैसे हैंडल कर रही हैं या फिर कैसे रिएक्ट कर रही हैं। इंडिया की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया गया इंडियन आर्मी की गोरखा विंग के द्वारा या गोरखा राइफल्स के द्वारा। 96 टीम्स टोटल इसका हिस्सा थी, जिसमें 17 इंटरनेशनल टीम्स थी जो अलग अलग कंट्रीज से, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस थी, वो यहाँ पर आई थी। इंडियन आर्मी को गोल्ड मेडल दिया गया उनकी नेविगेशन स्किल के लिए और ओवरऑल फिजिकल एंड्योरेंस के लिए, और किस तरीके से उन्होंने पेट्रोल ऑर्डर्स की डिलीवरी करी और बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम के बारे में है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस पर हमारी पहले भी चर्चा हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया है हाल ही में। इसमें जो एडिशनल प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है उस पर सरकार कुछ इंसेंटिव दे देती है। सपोज अभी आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं जिस पर आपकी 100 यूनिट का या 100 रुपए का खर्चा आ जाता है। आपने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया और 200 यूनिट कर दिया। अब इसके लिए आपको एडिशनल 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, 1 रुपीज पर यूनिट। तो 100 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने किया। तो ये जो 100 यूनिट प्रोडक्शन पहले था 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, इसको क्रॉस कर दीजिए। ये जो एडिशनल 100 यूनिट का प्रोडक्शन आपने किया, जो टोटल प्रोडक्शन 200 यूनिट कर देता है, उस पर जो आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इस पर सरकार आपको कुछ इंसेंटिव दे देगी। ये इंसेंटिव 4% से लेकर 7% तक का हो सकता है। मतलब 100 रुपए आपने खर्च किए तो 4 रुपए से 7 रुपए के बीच में सरकार आपको दे देगी। इसका फायदा ये होगा कि आपके पास ज्यादा प्रॉफिट होगा, इससे आप अपना सामान सस्ता बेच सकते हैं और जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। फर्दर आपके पास ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप और इन्वेस्टमेंट करके कोई और यूनिट बना सकते हैं और ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। यहाँ पर टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को फोकस में रखा गया है। इससे इंडिया की जो डिपेंडेंसी है बाकी दूसरे देशों पर इंपोर्ट को लेकर वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंसेंटिवाइज होंगे और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होगी। फर्दर ये ऐसी एंटिटीज जो 15% से ज्यादा अपना रेवेन्यू फर्दर इन्वेस्टमेंट में लगाने को तैयार हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देगा। सबसे पहले तो टारगेट सेगमेंट में आता है कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी नेटवर्किंग के इक्विपमेंट के लिए, टेलीकॉम कंपनीज के लिए। फर्दर 4G या 5G जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें जो भी इंफ्रा लगता है, नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क या वायरलेस इक्विपमेंट, उनके लिए जो खर्च आता है, इन्वेस्टमेंट एडिशनल होता है तो इंसेंटिव मिलेगा। एक्सेस एंड कस्टमर प्रीमाइस इक्विपमेंट, सपोज जब आप वाईफाई लगवाते हैं अपने यहाँ तो कोई कंपनी वाला बाहर से आता है, मॉडेम लगा के चला जाता है, तो ये आपके कस्टमर के प्रीमाइस में लगाया जाने वाला एक इक्विपमेंट है, तो इसे कहा जाता है कस्टमर प्रीमाइस इक्विपमेंट। इसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक्सेसिबल बनाने वाले जो डिवाइसेस हैं और अदर जो वायरलेस इक्विपमेंट हैं, फर्दर स्विचेस, राउटर्स, इन सब का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में बेहतर हो, इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इंसेंटिव मिलेगा? अगर कोई MSME है तो उसे कम से कम 10 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा इस स्कीम का भाग या हिस्सा बनने के लिए। MSME के अलावा अगर कोई एंटिटी है तो उसे कम से कम 100 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब उसे इंसेंटिव्स मिलेंगे। फर्दर
एमएसएमईज को जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो शुरू के 3 सालों के लिए 1% ज़्यादा दिया जाएगा बाकी एंटिटीज से। लाइक मान लीजिए कि बाकी कंपनीज 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें 6% इंसेंटिव दिया जाता है, तो एमएसएमईज को 7% का इंसेंटिव दे दिया जाएगा। ये इंसेंटिव 4 से 7% के बीच में वेरी करेगा। यहाँ पर टेन्योर 5 साल का है, 2021 से 26 के बीच में ये पूरी स्कीम रन करेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज में एक मुद्दा चल रहा है कि इंडिया में कोल की कमी देखी जा रही है। कोल की कमी ना केवल इंडिया में देखी जा रही है बल्कि चाइना और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज भी कोल की क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। इसका मेजर जो कारण है वो कोविड-19 रहा, क्योंकि जब कोविड-19 का समय आया तो उस दौरान कोल की डिमांड बहुत तेजी से डाउन चली गई, तो कोल का प्रोडक्शन करने वाली एंटिटीज ने कोल का प्रोडक्शन गिरा दिया। कोविड-19 खत्म हुआ और बहुत ही तेजी से एंटिटीज ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। कोल की डिमांड जो है वो काफी तेजी से राइज करने लगी, लेकिन जो कोल का एक्सट्रैक्शन था वो उतनी तेजी से हो नहीं पाया, इसलिए हम कोल क्राइसिस की सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एंटिटीज हैं जो कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी जल्दी कोल के प्रोडक्शन को एनहेंस कर दिया जाए, जैसे कि जिंदल स्टील वर्क्स एनर्जी लिमिटेड और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड, जो कि कोल सेक्टर में बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनको कोल सेक्टर में वर्क करने के लिए जो पैसा मिलता है वो मेनली मिलता है फेडरल बैंक लिमिटेड से। वो इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि कोची में हेडक्वार्टर्ड है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जो फेडरल बैंक लिमिटेड है उसमें आईएफसी के स्टेक्स हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। चूंकि इनके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं फेडरल बैंक लिमिटेड में, तो फेडरल बैंक लिमिटेड को इनकी शर्तों को मानना होगा। आईएफसी ने ये बोल दिया था 2020 में अपनी गाइडलाइन में कि आप ऐसे सेक्टर्स को लेंडिंग नहीं करेंगे जो कोल का प्रोडक्शन करते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लीन एनर्जी के लिए आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। अभी हम कोल क्राइसिस में हैं और ये जो एंटिटीज हैं वो चाहती हैं कि फेडरल बैंक इनको ज्यादा लेंडिंग करें ताकि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर ज्यादा कोल का प्रोडक्शन कर सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आईएफसी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं फेडरल बैंक लिमिटेड पे। इसी संदर्भ में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यूज में आया। 1956 में इस कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। सामान्य भाषा में जब हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक, तो एक्चुअली में हम इशारा कर रहे होते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की ओर, यानी कि IBRD की ओर। ओवरऑल जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें IBRD के अलावा चार और एंटिटीज आ जाती हैं। एक तो IBRD, जिसे सामान्य भाषा में लोग वर्ल्ड बैंक कह देते हैं। इसके अलावा IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 एंटिटीज मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इसी का हिस्सा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है प्राइवेट कंपनीज को, एडवाइस करता है वो अपना एसेट कैसे मैनेज करें उसके लिए भी गाइड करता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। हेडक्वार्टर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन DC में। ये प्राइवेट सेक्टर आर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। इनका काम ये है कि ये प्रॉफिट के लिए फंडिंग करते हैं। जैसे IBRD की हम बात करें तो ये डेवलपमेंटल फंडिंग करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन दे देते हैं। आप 20 साल 30 साल में चुका देना, कोई दिक्कत नहीं है। लोन मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.5% या उससे भी कम चार्ज करते हैं। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि दुनिया में डेवलपमेंट आए, उसके लिए लॉस भी सह लेते हैं। IFC के साथ ऐसा नहीं है। IFC जब भी लेंडिंग करता है तो उसका कोर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको फायदा हो। ये जो डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका गवर्नेंस कैसे रन करता है, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इसे ओन करते हैं। उनके पास अपनी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप होती है और स्टाफ होता है। जो मेंबर गवर्नमेंट्स हैं वो शेयर होल्डर की तरह काम करते हैं और जो पेडिंग कैपिटल है उसमें अपना हिस्सा लगाते हैं और उसी के आधार पर इन्हें वोट करने का राइट भी दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में है। हाल ही में चाइना ने फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट फायर किया। इससे पूरी दुनिया में ह्यू एंड क्राई मचा। कारण ये है कि ऐसा पहली बार है कि किसी देश ने इतने बड़े स्केल पर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। यह मिसाइल एक रॉकेट के माध्यम से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी गई। उसके बाद इसने धरती का एक पूरा चक्कर लगाया और अपने टारगेट को मिस कर गया। 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर ही ये हिट कर पाया। मिस कर गया कोई बात नहीं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करना अपने आप में बड़ी बात है। चाइना से पहले आज तक ये किसी ने नहीं किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब क्या है? एक हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल कर सकती है। साउंड की स्पीड को कहा जाता है मैक। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होगी वो 5 मैक या उससे ज्यादा होगी। अगर आप थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो ये मिसाइल 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। बहुत ही तेजी से ट्रेवल करेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स 2 तरीके की हो सकती हैं।
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। आप इन्हें जो वर्तमान की क्रूज मिसाइल्स हैं उनका एक्सटेंडेड वर्जन मान सकते हैं। दूसरा होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल, जो अभी चाइना ने टेस्ट फायर किया। ये रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं। इन्हें रॉकेट से पहले लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, फिर ये रॉकेट से ये मिसाइल लॉन्च होती है। अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाकर अपनी स्पीड से 5 मैक के ऊपर की स्पीड से ये अपने टारगेट को हिट करते हैं। इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इनकी कोई फिक्स्ड पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री नहीं होती। यूएस, रसिया और चाइना जैसे देश इस प्रकार की मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं। इंडिया भी कोशिश कर रहा है। सितंबर 2020 में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को, जिसकी कैपेबिलिटी जो थे वो 6 मैक की थी। फर्दर 2020 में एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल भी टेस्ट किया गया। काइंड ऑफ फैसिलिटी है हैदराबाद में, जहां पर एक फैसिलिटी तैयार की गई है, एक ट्यूब या विंड टनल आप कह लीजिए, जहां पर वैक्यूम होगा। वहां पर हम 5 से 12 मैक की स्पीड के मिसाइल्स को टेस्ट फायर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बारे में है। यूके होस्ट करने वाला है 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच। स्कॉटिश इवेंट कैंपस जो ग्लासगो में है वहीं पर ये होगा। कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये यूएनएफसीसीसी का पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1994 में इसे फॉर्म किया गया। जो सभी पार्टीज हैं इस कन्वेंशन की, वो यहाँ पर मिल बैठती हैं और फिर डिस्कशंस किए जाते हैं। यूएनएफसीसीसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को स्टेबलाइज करें। COP1 1995 में बर्लिन में हुआ था। उसके बाद हर साल कॉप की मीटिंग होती है। जो लेटेस्ट कॉप होगा वो 26 होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुछ मेजर्स फॉर्मुलेट करते हैं क्लाइमेट चेंज को कैसे काउंटर करना है। आपस में कोऑपरेट करते हैं ताकि जो भी इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के हो रहे हैं हम उनको अडॉप्ट कर सकें। हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस पर भी फोकस करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। COP26 में कई सारे मुद्दों पर बात होनी है। 4 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। हमें मिड सेंचुरी में नेट जीरो ग्लोबल जो ऑब्जेक्टिव है उसे अटेन करना है। लाइक CO2 का एमिशन अगर हम कर रहे हैं तो उसे सिक्वेस्ट्रेट करने का भी प्रयास करें। और हमें जो ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर है 1.5 डिग्री के नीचे रखना है। हमें नेचुरल हैबिटेट और कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। हमें फाइनेंस मोबिलाइज करना है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वादा किया था कि 2020 के बाद वो हर साल $100 बिलियन मोबिलाइज करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए करेंगे। हमें एक पेरिस रूल बुक भी बनानी है। जो पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो भी बातें की गई थी उन्हें कैसे फॉलो किया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर रूल बुक होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी बात की जाएगी। इंडिया ने अपना NDC, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, डिसाइड किए हैं। अब समय आ गया है कि इंडिया उसे रिवाइज करे और बढ़िया टारगेट्स ले और उस पर काम करे। हमें कोल सेक्टर से ट्रांजिट करना होगा, मतलब उसको छोड़कर दूसरे सेक्टर में जाना होगा रिन्यूएबल एनर्जी के। हमें सेक्टर वाइज प्लान बनाने होंगे। हमें धीमे धीमे करके इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बनाइज करना होगा। कुछ कॉप्स जो इंपॉर्टेंट हैं। COP1 1995 में हुआ जर्मनी के बर्लिन में। ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये पहला था। COP3 1997 में हुआ जापान के क्योटो में। इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल यहीं पर अडॉप्ट किया गया। COP8 2002 में हुआ इंडिया में, क्योंकि पहली बार कॉप की किसी मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया। COP21 2015 में हुआ, ये फ्रांस के पेरिस में हुआ। यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन हुआ, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। तो कौन सा कॉप इंपॉर्टेंट है ये भी आप यहाँ जानते रहिए। इस संबंध में 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि 2015 में जो कॉप की मीटिंग हुई थी उस संबंध में स्टेटमेंट आपको देखने थे। पहला स्टेटमेंट ये था कि सभी यूएन मेंबर्स कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया और ये 2017 से इफेक्टिव होगा। दूसरा ये था कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को हमें 2 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे। और तीसरा था कि सभी जो कंट्रीज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $1000 बिलियन पर ईयर के हिसाब से 2020 से इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, पहला और तीसरा दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल है पहली मूवी जो स्पेस में शूट की गई। रशियन फिल्म क्रू 12 दिनों के ट्रिप पर गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और वहां पर दुनिया की पहली मूवी स्पेस में शूट की गई। यहाँ पर मूवी का जो नाम है वो है चैलेंज। मूवी का प्लॉट कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कोई जो क्रोमोनॉट्स हैं, रशिया में लोग एस्ट्रोनॉट्स को बोलते हैं, वो प्रॉब्लम में है ISS पे। यहाँ से एक डॉक्टर को जाना है उन्हें ट्रीट करने के लिए। तो यही पूरी शूटिंग की गई है कि ISS पर कैसे रशिया अपना एक डॉक्टर भेजते हैं मूवी में और वहाँ पर किसी को एक जो कॉस्मोनॉट हैं उन्हें ट्रीट करते हैं। तो इसी स्टोरी के दौर में पहली मूवी ये शूट की गई है जिसका नाम है द चैलेंज। रिवीजन के लिए स्टेटमेंट है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, गोरखा राइफल्स को गोल्ड मेडल मिला, ये सही है।
पीएलआई स्कीम जो टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को की मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ प्रमोट करेगी, उसमें 4 से 7% का इंसेंटिव दिया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल पर, ये भी सही है। आईएफसी आईएमएफ का पार्ट है, ये गलत है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। कॉप 26 पहली बार न्यू दिल्ली में होने वाला है, गलत है क्योंकि ये यूके में होने वाला है। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।